अस्सलाम वालेकुम, सीरिया जन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ और ये भी याद रखें कि अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हमेशा याद रखें कि हम सब की एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द एंड ऑफ द डे, और जब हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो एक मुआशरा जो बनता है या तश्कील पाता है वो पॉजिटिव नहीं होता, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आज अगर आप हमारी सोसाइटी में देखें तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स वी हैव इसके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम ओन करें अपने मुल्क को। तो अपने मुल्क को ओन करें, अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को, अपनी कम्युनिटी को ओन करें। ये मत कहें इसमें तो ये मसला है, भाई अगर मसला है तो उस मसले का हिस्सा आप भी हुए, आप अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। जहां पे कुछ लगता है गलत हो रहा है, ना तो अपने साथ गलत होने दें और ना ही किसी और के साथ गलत करें। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे, एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में फ़ख्र जितलाएंगे। यानी इससे मुराद ये है कि बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाएंगे, बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करेंगे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पर फ़ख्र जितलाना और एक दूसरे को ये दिखाना कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है और हम ज़्यादा बड़ी मस्जिद तामीर कर सकते हैं। यानी जो दिलों का इखलास होता है, जो तकवा और परहेज़गारी है, वो नहीं मकसद। और मस्जिदों की तामीर से मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी भी नहीं है, बल्कि मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि अपनी दौलत की नुमाइश की जाए और अपना माल दिखाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रवैये को, इस सोच को और इस किरदार को आपने फरमाया कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त जो आपका एटीट्यूड होता है, जो आउटलुक होती है, वो आपके पूरे दिन को डिफाइन करती है। तो सुबह के वक्त अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे ख्यालात के साथ दिन का आगाज करें, तो बाकी का दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा। कोई भी परेशानियां या स्ट्रेसेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं वो एक्चुअली में बहुत बुरे नहीं लगेंगे, आपको आसान लगने लगेंगे अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव आउटलुक होगी। तो आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, चलते हैं उनकी तरफ। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर आज बात की जाए तो फैसलाबाद में जो है वो मौसमी तब्दीलियों का जो है वो आगाज हो चुका है। सूरज मियां सुबह के औकात में तुलू तो जरूर होते हैं, लेकिन अपनी गर्मी और तपिश को जो है उसकी छुट्टी करवा देते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ठंडी हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार होता हुआ नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 65% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और हवाएं चलने की वजह से और दर्जा हरारत में जो है वो कमी वाकया होने की वजह से फैसलाबाद में जो है गर्मी की शिद्दत थी। फैसलाबादी जो है पिछले कई महीने से इस गर्मी को जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे, तो अब जो है सर्दियों की तरफ मौसम जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का जो है वो मिड हो चुका है और मौसम जो है वो बदला है। शहर फैसलाबाद जो है इस मौसम को जो है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ना गर्मी है और ना ही सर्दी है। तो ये जो नॉर्मल सा मौसम होता है इसको एंजॉय भी किया जाता है फैमिलीज के साथ। उसके साथ साथ इतनी गर्मियां बर्दाश्त करने के बाद ये जो मौसम होता है शहर फैसलाबाद, इस मौसम को खुल के जरा एंजॉय कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसमी तब्दीलियां जो है इसी तरह से जो है वो जारी रहेंगी और तेज ठंडी हवाएं और बादलों का आना जाना, सूरज की जो है बादलों के साथ आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है फैसलाबाद शहर में, एंड ऑफ कोर्स कल रात को मैं खुद नोटिस कर रही थी कि कुछ ही दिनों में इनफैक्ट मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है। और अपने आप को ठंड से बचा के रखें, बिकॉज जब भी मौसम तब्दील होता है और ये जो बिल्कुल ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है उसके अंदर तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, कई दफ़ा नज़ला हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, डिफरेंट और चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो लाजमी तौर पर अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। और जहाँ तक हो सकता है स्पेशली डायरेक्ट जो हवा है, जब भी मोटर बाइक पर अगर ट्रैवल करें तो जरूर कोशिश करें कि अपने फेस को या अपने नाक को एटलीस्ट रैप कर लें, ताकि डायरेक्टली आपको वो जो बदलता हुआ मौसम है, साथ हवा तब्दील हो रही है, ठंड होती है, कभी
थोड़ी गर्म आपको हवा महसूस होगी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा कोशिश करें कि अपने आप को कवर भी करके रखें। आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज। बात करेंगे फैसलाबाद शहर की टॉप स्टोरीज के हवाले से। और जी, आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी की तरफ चलते। फैसलाबाद में आग लगने के वाकयात में इजाफा, जिम्मेदार कौन, वापडा या फिर अवाम की गफलत? शहर में सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके, वासा सीवरेज के मसाइल हल करने में नाकाम क्यों? डॉलर की कीमतों में कमी होने के बावजूद महंगाई में कमी ना आ सकी, गरीब की मुश्किलात में इजाफा। जी, आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट सेक्शन में प्रोग्राम की कोशिश करेंगे कि इन्हीं टॉप स्टोरीज के हवाले से बात करें और ब्रेक डाउन करेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट इन द पास्ट हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं, लेकिन हमेशा कुछ नया ऐड होता है, नए फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कोई नहीं आना चाहता, बेटर पॉलिसीज की तरफ कोई नहीं आना चाहता और अवाम के मसाइल को कोई हल नहीं करना चाहता। कोशिश होगी इन्हीं के हवाले से बात करें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। उमैर अस्मत हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। उमैर, जिस तरह से हमने बात की टॉप स्टोरीज में, फैसलाबाद शहर में आग लगने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन हम देखते हैं कि आपको डिफरेंट एरियाज के अंदर और ये उस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास कोई आइडिया भी नहीं होता है, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते कि इस तरह से कुछ हो सकता है। डेफिनेटली तारों की हालत अगर हम देखते हैं या ओवरऑल बिजली जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है इस वक्त और कितना खतरनाक है, नंगी तारें आपको नजर आएंगी डिफरेंट एरियाज के अंदर, आपको स्पार्क्स इवन नजर आ रहा होता है कि कोई मसला ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, कोई ना कोई इशू बन रहा है, लेकिन कुछ उसके हवाले से किया नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि इसमें जिम्मेदारी वापडा की हुई या फिर जिम्मेदारी आवाम की हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने आज बहुत अहम इशू रखा है बिलखुसूस सनती शहर फैसलाबाद के हवाले से, चूँकि बिलखुसूस जो शहर के कमर्शियल एरियाज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा रशी और गुंजान आबाद इलाके हैं। अगर हम बिलखुसूस सिर्फ एक एरिया की बात करें, क्लॉक टावर के सराउंडिंग्स में जो 8 बाज़ार हैं, तो वहाँ पे बिजली के नेटवर्क की बहुत बुरी सूरत हाल है। फेस्को जो कि अपने आप को मुल्क की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी का दावा करता है, मगर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें, हम इसके बिलखुसूस जो जानी नुकसानात हैं उसके हवाले से देखें, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आप देखें, एक हल्की सी बारिश होती है, तार टूटते हैं, टूट के गिर जाते हैं। सालों से बिछाई गई जो लाइन्स हैं वो खस्ता हाल है, एक हवा चलती है वो पोल गिर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं। और फिर उसके बाद फेस्को के जो सब डिवीजन या दफातर हैं या कंप्लेंट्स नंबर है, उन पे इनकी संजीदगी का सूरत हाल ये है कि लोग फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं और वहाँ पे मौजूद नुमाइंदे फ़ोन ही नहीं उठाते। एसडीओ का नंबर भी बाकायदा वहाँ पे मौजूद होता है, मगर जब मतहत अमलाई फ़ोन नहीं उठाता तो फिर एसडीओ साहब कहाँ से इतनी हिम्मत करेंगे कि वो उस फ़ोन कॉल को उठा के तो उस शहरी की जो शिकायत है उसको दूर कर सकें। और इसके बाद अब कंप्लेंट नंबर भी बना दिया गया, मगर इस सारी सूरत हाल में अवामी शिकायत का अजाला जो है वो हमें कहीं नहीं दिखाई देता। चंद रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सूतर मंडी में। वहाँ पे एक इमारत थी, वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ की रहाइश थी, तो रात के पिछले पहर वहाँ पे आग लगती है और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं या यानी शाहिदीन हैं, उनके मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अगर वहाँ पे जाएं तो आप देखेंगे कि आपको तारें उलझी हुई, बिखरी हुई नज़र आएंगी और बिलखुसूस दुकानों के ऊपर या दफातर के ऊपर जो शटर्स उन्होंने शेड्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर आप देखें तो ढेर लगे हुए होते हैं तारों के, या लटक रही होती हैं या उनके ऊपर शटर्स के ऊपर, शेड्स के ऊपर तारों के ढेर लगे होते हैं और कोई पता नहीं कि कब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो, कोई चिंगारी निकले और फिर उसके बाद वो उस तरह का अफसोसनाक वाकया कि 7 लोग जो कि अपने घर में सोए हुए थे
तो वो अब्दी नींद सो गए। आग ने उनको जला डाला। कुछ लोगों को वहां पे जो मुकामी लोग थे उन्होंने रेस्क्यू किया और वहां से दीवार तोड़ के उनको निकाला गया और उस बदकिस्मत खानदान में से सिर्फ एक उनकी वालिदा जो थी वो बच सकी, वो भी हॉस्पिटल में थी। 7 लोग जो थे उसमें बच्चों समेत वो जिंदा जल गए और लुकमा अजल बन गए। मामले की तहकीकात के लिए फिर वही रवायती अंदाज कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। आज तक आप देख लें 4-5 दिन रोज हो चुके हैं, अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी का कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जल्द कोई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आए या फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में इन शिकायत का अजाला हो सके। और ये कोई फैसलाबाद में पहला वाकया नहीं है, आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। कभी किसी गांव में होता है, कभी किसी फैक्ट्री के बाहर हो जाता है, कहीं पे मुतलका सारिफ की नाअहली होती है, गफलत होती है, और कहीं पे सरकार की गफलत होती है। लेकिन वो सारी गफलत जो है वो ना सिर्फ उससे लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, बल्कि उसके साथ साथ जानी नुकसान भी होता है जिसका अजाला नहीं हो सकता है। पिछले दिनों में इसी तरह बिलखुसूस जब बारिश होती है, तारे गिरने के कई वाकयात सामने आए जिनमें कई लोग जो थे वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद फिर मौत की वादी में चले गए। इसी तरह जो बिजली के पोल्स हैं उनमें अक्सर जब बारिशों का मौसम या बरसात का मौसम आता है तो करंट आ जाता है, वहां से गुजरने वाले लोग जो हैं वो इसका शिकार होकर मौत की वादी में चले जाते हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल से दर्जनों वाकयात हादसात जो है वो फैसलाबाद में रूनमा होते हैं, मगर जो मुतलका अथॉरिटीज हैं वो इस पे हमें कोई सीरियस नोटिस लेती दिखाई नहीं देती। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है बार बार, और अब भी किया जा रहा है। और हमने देखा है कि सिटी 41 ने भी कई बार इन मामलात को हाईलाइट किया है। वक्ती तौर पे जो अरबाब इख्तियार है वो कहते हैं कि जी मसाइल को हल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किया भी जाता है तो वो आर्जी तौर पे 1-2 रोज के लिए मसले में बेहतरी आती है, उसके वक्त के साथ वो हालात फिर वही हो जाते हैं, या किसी पॉइंट को हाईलाइट या वहीं से वही एक फर्जी सी कार्रवाई डाल दी जाती है। लेकिन जो हकीकी मसले की जड़ है या जहां पे खराबी होती है उस मसले को हल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉपर नेटवर्किंग की जाए या वो इलाके जहां पे खदशात हैं या वहां पे कनेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के खदशात वहां पे कम अज कम को अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका ट्रांसमिशन लाइनों का ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड करवाई जाए, या इस तरह के कोई प्रॉपर कम अज कम वो मुतलका जो सारिफीन है उनके साथ मिलके इस तरह के इंतजाम किए जाएं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन। हमारे पास फायर फाइटिंग के लिए या तो रेस्क्यू है या फिर फायर ब्रिगेड है, लेकिन ये जो हादसा हुआ, सानेहा हुआ, जिसमें 7 लोग एक फैमिली के जो थे वो मौत का शिकार हो गए, तो वहां पे जो ऐनी शाहिदीन थे या लोग थे उनका ये कहना था कि जो रेस्क्यू है ऑपरेशन वो ताखीर के साथ शुरू हुआ, कम से कम 1.5 से 2 घंटा ताखीर के साथ शुरू हुआ। अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन बर वक्त शुरू हो जाता तो फिर हो सकता था कि ये नुकसान उतना न हो पाता। वहां पे उन लोगों के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब आग लगी है, भड़की है, तो सबसे पहले उन्होंने फेस्को हुकाम को कॉल करना शुरू किया, मुतलका सब डिवीजन को, लेकिन कॉल्स करते रहे, किसी बंदे ने वहां पे उनकी कॉल नहीं उठाई। उसके बाद उन्होंने एक बंदा बाइक पे वहां पे भिजवाया है, उसने जाके वहां पे वापडा फेस्को वालों को बताया कि फलां जगह पे आग लगी हुई है, तो काइंडली आप इस इलाके की बिजली बंद कर दें ताकि मजीद जो नुकसान है वो ना हो। ये आप देखें, अगर चीजें बर वक्त हो जाए, जो बहाली के या कम से कम नुकसानात से बचने के मैयर्स हैं वो फौरी तौर पे उठा लिए जाए, तो उससे नुकसान का खदशा जो है वो कम हो सकता है। उमैर, जिस तरह आपने बताया कि कॉल्स की जा रही थी डिफरेंट लोगों की तरफ से, और जो ऑफ कोर्स देख रहे थे कि आग बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या पोटेंशली अगर क्योंकि कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद आई थिंक रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच गई थी, खुदा ना खास्ता अगर वो उस टाइम पे ना पहुंचती तो क्या आग जो इर्द गिर्द का इलाका है उसमें भी फैल सकती? जी देखें, बिल्कुल। पहले तो उस के अपर वाले फ्लोर्स जो थे वहां पे भी फैमिलीज रह रही थी,
और उन लोगों को दीवारें तोड़ के निकाला गया। और अगर खुदा और न खास्ता ये जो लोग थे इर्द गिर्द, ये रेस्क्यू टीम्स नहीं बल्कि जो इर्द गिर्द लोग थे, क्या उन्होंने बाहर निकाला? रेस्क्यू टीम भी पहुंची है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी काम शुरू किया। लोगों ने तो अपनी मदद आपके तहत फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हीं लोगों की जानिब से यह शिकवा किया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर के साथ शुरू हुआ है, जो सरकार की तरफ से या रेस्क्यू की तरफ से या फायर ब्रिगेड की जानिब से शुरू किया गया। तो अगर ऑपरेशन, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बर वक्त शुरू हो जाए तो उससे जो नुकसानात हैं उसमें किसी हद तक कमी लाई जा सकती है। चलें, एक सानहा तो खुदा न खास्ता एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो दूसरी जानब कम से कम अगर इकदामात जो है वो रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पर उठा दिए जाए तो उससे मैं समझता हूं कि नुकसान जो है उसको कम किया जा सकता है। जिस तरह हम बात कर रहे थे, रेस्क्यू भी ताखीर से पहुंची, उसके बाद आप उन इलाकों में देखें तो वहां पे तजावजात की भरमार है। फिर रेस्क्यू की जो गाड़ियां हैं उनको गलियां तंग हैं, मुतलका पॉइंट्स तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना होता है। कई एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे रेस्क्यू की व्हीकल्स या फायर ब्रिगेड व्हीकल्स जो हैं वो पहुंच ही नहीं सकते। एंड आई थिंक यहाँ पे ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े परेशानी की बात है, और ये इंसिडेंट बहुत डिफरेंट तरीके से एक्चुअली मैं आई थिंक ये अल्लाह की खास रहमत है हम लोगों पर कि हर दफा हम पता नहीं किसी तरह से चीजें जो है वो बच जाती हैं या वहीं पे रुक जाती हैं। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। इसमें सिर्फ एक घर शायद ना इम्पैक्ट होता या एक बिल्डिंग ना इम्पैक्ट होती। जिस तरह का इलाका है आप भी जानते हो मैं कि कितना तंग इलाका है और किस तरह की बिल्डिंग्स वहां पे मौजूद है, और अगर लोग जो इर्द गिर्द थे वो फौरी तौर पे ना एक्शन लेते हैं, ना आग को रोकते, तो ये फैल सकती थी और ये बहुत बड़ा जो इलाका है उसको इनगल्फ कर सकती थी। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि शायद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो भी जाता, फायर फाइटर्स पहुंच भी जाते, तो शायद कुछ कर ही ना पाती अगर आग उस लेवल तक फैल चुकी होती। और जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि क्या वापडा रिस्पॉन्सिबल है या आवाम रिस्पॉन्सिबल है, बट आई थिंक कौन रिस्पॉन्सिबल है उससे ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इंचार्ज कौन है, यहाँ पर कौन है जिसकी ये जिम्मेदारी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाजारों को लेकर या इस इलाके को लेकर जहां पर गाड़ी गुजरने तक की जगह नहीं है और फायर फाइटिंग जो इनकी व्हीकल्स होते हैं उनका पहुंचना तो और ही बहुत दूर की बात है। तो आखिर हु इज इन चार्ज इस सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ज़िले इंतजामिया जो होती है वो तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदार होती है, लेकिन कम से कम उसके साथ साथ हम बतौर शहरी या बतौर पाकिस्तान के बाशिंदे होने के नाते कम से कम हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आप जिस माशरे में रहते हैं हर जगह पे कोई ना कोई कवायद व ज़वाबित होते हैं, तो कम से कम आपको उनको फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इंतज़ामिया कुछ नहीं करती तो कम से कम ताजर हैं या वहाँ की जो ट्रेड बॉडीज़ हैं उनको चाहिए कि उन गलियों से गुजरने के जो रास्ते हैं उनको क्लियर करवाएं, अपने उन दुकानदार भाइयों से, उन ठेले वालों के साथ बातचीत करें, तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिल, और जो तजावजात के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। गलियां खुली और कुशादा हों कमर्शियल एरियाज में, ताकि आने जाने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जहां पर हम ये तो समझ सकते हैं कि हु इज इन चार्ज, लेकिन आई थिंक रिस्पॉन्सिबल शायद हम सब हुए एज शहरी, बिकॉज हमारा फर्ज है कि हम अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ इस तरह की सिचुएशन अगर इन द फ्यूचर हो सकती है तो आई थिंक हम सबको अपना फर्ज अदा करना है, इस पर रोशनी डालनी है, गवर्नमेंट का ध्यान, इदारों का ध्यान इस तरफ लेकर आना है। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि फैसलाबाद शहर में हुआ, जहां पर 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे और ये सारा इंसिडेंट आग लगने की वजह से हुआ था। एंड आई डू थिंक कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, जहां पर इसको किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इंसिडेंट इन इटसेल्फ इज़न्ट बिग इनफ, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक बस किसी तरह से आग और ज़्यादा नहीं फैली और सराउंडिंग बिल्डिंग्स को नहीं फैली। अगर आप फैसलाबाद शहर से वाकिफ़ हैं
और इस इलाके का आपने विजिट किया है तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत साथ जुड़ी हुई हैं। तारों का जो जाल है वो आपको ऑल अराउंड बिछा हुआ नजर आएगा। तो इनफैक्ट अगर एक भी स्पार्क जलता है उसको रोकने के लिए कहीं पर भी आपको कोई ब्रेक नजर नहीं आएगी तारों के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर कि उसको वहीं पे कंटेन किया जा सकता है। तो ये बहुत आई थिंक शदीद तरीके से और ज़्यादा वर्स हो सकता था और ज़्यादा जिंदगियाँ इसमें हो सकता था कि चली जाती। हम एक और ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। उनका सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बिलाल टोगर हमारे साथ है, एंकर पर्सन है हमारे। बिलाल, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बिलाल, जिस तरह से मैं बात करी थी एंड ब्रेक में जाने से पहले उमैर से भी मैं यही डिस्कस करी थी कि ये इंसिडेंट इन इटसेल्फ, एंड इसमें ये कहने की बात नहीं है कि ये इंसिडेंट बुरा नहीं था या अनफॉर्चुनेट नहीं था। बिकॉज जब भी एक जान भी इम्पैक्ट होती है, एक इंसानी जान, कोई भी जान, तो आई थिंक उसके लिए आपके पास कोई अल्फाज नहीं हो सकते, कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकती। देयर इज नथिंग यू कैन से दैट वुड बी गुड इनफ। बट जिस तरह का इलाका है, आप जानते हैं बिल्डिंग्स बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट सड़क का जो रास्ता है वो भी बहुत लिमिटेड सा बिल्कुल है और तारों का जाल आपको शुरू से लेकर एंड तक बिछा हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक स्पार्क पूरी की पूरी जो मार्केट है, पूरा का पूरा जो इलाका है, उसको खत्म कर सकता है। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन अकाउंटेबल है इस इंसिडेंट के लिए? किसको ब्लेम किया जा सकता है? फातिमा, पहले माजूद के साथ मैं इख्तलाफ करना चाहूँगा आपके साथ। आपने कहा कि छोटा वाकया उतना बड़ा इंटेंसिटी का नहीं हुआ, लेकिन मैं इसे इतनी बहुत बड़ा एक सान्या इसलिए करा देता हूँ। मैं उस कमरों के अंदर होके आया हूँ, तीनों फ्लोर के ऊपर जहाँ आग लगी। मैं उस खिड़की के साथ खड़े होकर देख रहा था कि इस नौजवान ने अपने दोनों बच्चे हाथ में पकड़े, यहाँ से जब छलांग लगाने की कोशिश की है तो इस लोहे की खिड़कियों के अंदर करंट आ गया। क्योंकि वैसे तो इस शहर में 2 कनियां भी पड़ जाए ना, 2 बूंदें भी पड़ जाएं तो फैसलाबाद फेस्को का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। चंद मिलीमीटर बारिश हो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, उस दिन कॉलिंग करते रहे वो लोग, टांग पे टांग रख के अपने दफातर में बैठे थे, फोन रिसीवर साइड पे रखा था। मुझे उस ऐनी शाहिद बच्चे ने बताया कि मैं उनके पास गया तो वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे अपने ऑफिस में बैठे और उनको कोई फिक्र नहीं थी। फातिमा, जरा रियलाइज करें, मैं वहां खड़े होकर वो मंजर देख के आया हूं कि उस बंदे ने जब नीचे शटर के ऊपर अपना बच्चा फेंका, उसके कील दिमाग में लग के वो बच्चे की डेथ हुई, वो नीचे गिरा, शटर के अंदर बच के उसका सर फट के दिमाग बाहर आ गया। क्या मंजर था वो? क्या ये क़यामत सुगरा नहीं थी? और ये चौक घंटाघर से 10-20 कदम के फासले पे है। अगर इसी चौक घंटाघर से आप कारखाना की तरफ मुंह करें तो आपको सामने 1122 और फायर ब्रिगेड नजर आता है। वो भी लेट आते हैं। एक 1122 का ऑफिसर यानी शाहिदीन के मुताबिक कहता है 4:15 बजे वकूआ हो रहा है, एक कह रहा है 3:30 बजे हो रहा है, एक कहता है 4:30 कॉल आ रही है। 3 बयानात उनके आपस में हैं। एंड बिलाल, ये कितने बजे का वक्त था जब आग शुरू हुई और उसके बाद कितना वक्त लगा जो रिस्पांस था जो 1122 का या फायर ब्रिगेड का, वो कितना वक्त लगा उसमें? जो नौजवान सबसे पहले वहां मौजूद था जो कि साबिक मेयर का पोता है, मलिक अशरफ साहब का पोता है, और मलिक जहांजेब जेबी का, जिनका बिल्कुल एडजेसेंट घर है, दीवार, वो पंजाबी में कहते हैं दीवार सांझी है, पीछे अटैच है दीवार। उन्होंने कहा कि आवाजें आई, हम नीचे बैठे थे, बच्चे, रात 3 बजे का वक्त था, हम नीचे बैठे थे, आवाजें 3 बजे का, मलको हमें बचा लो, मलको हम मर गए, मतलब वो आवाजें दे रहे हैं जिसको दे सकते थे। 40 लोग थे उस 3 मंजिला इमारत के अंदर, 40 लोग। और ये जब आए हैं तो इन्होंने एक कमरा, जिस खिड़की से मैं अंदर गया हूं, रास्ता कोई नहीं था, तो वो खिड़की एक बेडरूम के अंदर से ऊपर से एसी का जो वो होता है उसे काट के वहां से लोगों को 33 लोगों को बचाया गया है। और ये 33 लोग बचाने के बाद दीगर अदारे आए हैं। देखिए, मैं फातिमा, आप बिल्कुल सही कहती हैं। क्या मेरा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोग टैक्स नहीं देते? क्या यहां से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जाता? क्या फेस्को का यहां से अदर टैक्सेस नहीं जाते? जब जाते हैं तो कितनी 30 मार खान फिलॉसफी है कि यहां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकती। कितना मंसूबा यार, साल लग जाएगा। 3 माह पहले एक आदमी का 1.5 करोड़ रुपए का माल जल के खाकसर हो गया मिंटू गुमरी से उधर मंदिर गली के अंदर, कुछ नहीं हो सका। आते हैं, निशस्त लगाते हैं, गुफ्तगू होती है, बर्खास्तम हो जाती है। 13 घंटे लग गए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को वहां आते हुए। क्या दफ्तर इतनी दूर था? इससे बड़ा शहर में आप साने के इंतजार कर रहे थे। एक शहर में 7 लोग जान बाक हो जाते हैं, जान की बाजी शहीद हो जाते हैं, आप उनके पास अफसोस करने नहीं आ सकते? आप 13 घंटे बाद आते हैं, रात 3 बजे का वाकया है, 4 बजे शाम को डीसी फैसलाबाद वहां जाते हैं और जाके इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं। उसके बाद ताहाल अभी तक सूतर मंडी से लोगों को कॉल पे लिया है। मैं यहाँ
जहां मलिक जहांगीर जेबी का मैं नाम लिया, इसके अंदर अमीन भट्ट हैं, शाहिद गुच्छा जो कि सूतन मंडी के ग्रुप लीडर हैं, गुच्छा ग्रुप के, उनको उस पूरे ग्रुप के, उनको लोगों ने याद किया। वो खुद शख्स हमारे चैनल पे जब लाइव इंटरव्यू चल रहे थे रोते रहे। क्यों? 1 रुपए के भी, अब मैं आपको इसमें कुछ हकाई बताता चलूं। एक अफजाल चीमा साहब हैं अलाइड हॉस्पिटल के, ये आपको मैं फातिमा वो बात नहीं बता रहा जो मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, ये मेरे पास इंटरव्यूज पढ़े, आप चला के देख लें। वो लोग कह रहे हैं कि लाशें जली हुई पड़ी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको गुस्ल दे दें, वो अपनी टांग पे टांग रख के हंस रहे थे। और लै तुसी होने का की करना, मतलब वो कह रहे हैं कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं। उन लोगों ने 10 लोगों ने नाम लेके कहा कि ये फलां ऑफिसर है, मैं तो नाम इसलिए लेता, लोग कहेंगे जी पर्सनल हो जाते हैं हम। ये इतना लोगों ने नाम लेकर क्या कि 7 लाशें पड़ी हैं, उनको गुस्ल कैसे देना है, जली हुई लाशें हैं। तो अलाइड हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि अगर कोई शनाख्त ना हो या गैर मुतल्लका लाश हो हम फिर गुस्ल देते हैं। क्या इनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आप लोग एक हॉस्पिटल सरकारी में बैठे, अगर उनके पास एक फैमिली तबाह हो गई है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, अगर कोई गुस्ल देना कह रहा है, आप देके उन्हें डेड बॉडी पैक कर दें ताकि वो दफना ले, फिर कब्रिस्तान जाते हैं लोग, वहां दफनाने देते कि 2.5 लाख लगा के हमने यहां भर्ती डाली है, हमें 2.5 लाख रुपया दिया जाए। शायद गुच्छा साहब ने कहा कि हम 3 लाख दे देते हैं, हमें जगह दें। फिर 7 कब्रें इकट्ठी मिली हैं बड़े कब्रिस्तान में, जिसमें हाजी आबद ने भी किरदार अदा किया है। ये वो लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस फैसलाबाद के ताजर में देखें, अमीन भट्ट और मलिक जहांगीर जेबी ये 2 ग्रुप हैं, लेकिन फातिमा मैं लिटरली खुशी हुई उस मौके पर जब ये दोनों मिलकर एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। मलिक जहांगीर कहते हैं मैंने सारी उम्र शायद मुखालिफ, लेकिन शायद गुच्छा ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। ये ताजर तो इकट्ठे हो जाएंगे। फातिमा कितना मुश्किल है वहां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन करना। आप जस्ट इमेजिन करें कि वो शख्स जो जान बचाने के लिए शटर से छलांग लगाता है, लेकिन उस शटर के ऊपर कील लग के उसकी डेथ हो जाती है, उसका बच्चे की डेथ हो जाती है। एक लड़का, मैंने उससे पूछा कि आपके 3 बच्चे थे, आपने तीसरे को क्यों नहीं बचाया? वो कहता मेरे हाथ 2 थे, मैं 2 को पकड़ सका। जब तीसरे को बचाने के पीछे आग इतनी थी उसे बचा ही नहीं सका। वो जिसकी तस्वीर भी वायरल थी, स्कूल गोइंग बच्चा था, बड़ा खूबसूरत क्यूट सा बच्चा, वो उसकी मैंने वो इसलिए मुझे ज्यादा दर्द, मैंने वो बिल्कुल उस कोयलों के ऊपर जाके देखा कि 3 दिन बाद भी वहां इतना ज्यादा तपिश थी। उन लोगों के उस वक्त क्या मनाजर होंगे जब 3 दिन बाद तपिश बरकरार है। आज 3 दिन की रिपोर्ट थी, कहां है डीसी फैसलाबाद की रिपोर्ट? जी पेश कर दें। आप बैरूने मुल्क गए, वापस आ गए, रिपोर्ट कहां है? क्या रिपोर्ट ये थी? आपने तो किसी ऑफिसर को आइडेंटिफाई नहीं किया था। आई वंडर कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये जिस तरह आपने बिलाल मेंशन भी किया कि पहले एक वेयरहाउस में या सामान को आग लगी थी इन द पास्ट, और हमने इंतजार किया, लेकिन हर दफा यही होता है, इंतजार करते हैं तब तक जब तक जाने नहीं चली जाती, और वही हुआ इस दफा। वेलकम बैक सीरियस में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, आगे बढ़ते हुए NA 108 के हवाले से बात करेंगे। आबिद शेर अली और इमरान खान के दरमियान में मुकाबला है, और ये संडे को होंगे इलेक्शंस, 16 अक्टूबर को। देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं और अवाम किसकी साइड लेती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट आई डू थिंक कि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं या कहीं पर भी हम देखते हैं, मुकाबला देखते हैं 2 पार्टीज के कैंडिडेट्स के दरमियान, तो सिर्फ वो जो कैंडिडेंसी है उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जो हारेगा या जो जीतेगा उसके हवाले से बात करेंगे। उमर, स्पेशली इस मुकाबले में, इस कंपटीशन में कौन लगता है कि आगे निकलता हुआ नजर आएगा? और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफली क्या रिप्रेजेंट करेगी जीत या हार इस इलेक्शन में? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इतवार को फैसलाबाद में ये बड़ा इंतखाबी मार्का होगा 16 अक्टूबर को। दोनों बड़े नाम हैं। इमरान खान PTI चेयरमैन हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है, यूथ के मनपसंद लीडर हैं। दूसरी जानब नून लीग से चौधरी आबिद शेर अली उम्मीदवार हैं। ये एक बड़ा मजबूत सियासी घराना है फैसलाबाद से। अगर मैं बताऊं, चौधरी आबिद शेर अली से ज़्यादा जो है वो उनके वालिद जो है उनका सियासी असर व रसूख है इस इलाके में। ये आप कह लेंगे एक किस्म की उनकी ख़ानदानी सीट है, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से वो इसी इलाके से, इसी हल्के से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में चौधरी आबिद शेर अली हार जाते हैं, PTI के फ़ारूक हबीब जीत जाते हैं। उससे पहले, उससे गुज़िश्ता अगर हम 13 से 18 की बात करें तो यहाँ से चौधरी आबिद शेर अली ही रुकने कौमी असम्बली थे और फिर वो वज़ीर ममलिकत भी रहे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सियासी घराना, बड़ा बैकग्राउंड है। लेकिन इस इलाके में इशू थोड़ा सा ये था कि राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के एक बहुत बड़ा नाम है, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं,
और आबिद शेर अली या चौधरी शेर अली, ये दोनों नून लीग में आपस में मुखालिफ धड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा जो कम बैक हुआ है वो इस हलके में, अगर मैं क्रेडिट दूं पीटीआई की निस्बत नून लीग को, तो उन्होंने कम बैक ज्यादा किया है। जब इस हलके में कैंपेन की इब्तिदा होती है तो नून लीग की पोजीशन उस तरह से ज्यादा मजबूत नहीं थी जिस पोजीशन पे नून लीग आज खड़ी है। हार या जीत का फैसला तो पोलिंग के दिन पे अवाम ने करना है, लेकिन मैं ये बताऊं कि नून लीग की पोजीशन भी इस वक्त काफी ज्यादा बेहतर है। पहले की निस्बत आबिद शेर अली जो थे वो भी आप देखें, आज से कोई 20-25 दिन पहले वो भी परेशान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बाकायदा वो उसका इजहार भी करते रहे, और खुसूसन बिजली के बिलों के लेकर और महंगाई को लेकर चौधरी आबिद शेर अली जो थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मगर इसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन के लिए अपनी एक मौसर कैंपेन चलाई, स्ट्रेटेजी बनाई। तमाम जो नाराज धड़े थे, नाराज लोग थे, उनके साथ राब्ते किए गए। इवन के राना सनाउल्लाह के साथ भी मीटिंग्स की गई और राना सनाउल्लाह ने भी अपने धड़े को चौधरी आबिद शेर अली की हिमायत की हिदायत कर दी। अब मुस्लिम लीग नून के जो दोनों बड़े धड़े हैं वो एक होकर कैंपेन कर रहे हैं, और आबिद शेर अली की पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। अगर हम इस इलाके में मसाइल की बात करें, 3.5 साल पिछले पीटीआई रही, लेकिन उससे पहले नून लीग शहर का हल्का है बेशतर, फैसलाबाद घंटाघर से मुल्हिका जो बाजार है वो भी इस हल्के में आते हैं, ज्यादातर शहरी इलाका है। लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में सीवरेज के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हमें पीटीआई के अपने लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते भी दिखाई दिए सीवरेज इशूज पे, मगर वो सिर्फ एहतजाज ही रहे। पीटीआई अब भी पंजाब में है, लेकिन उस इलाके से सीवरेज के इशूज जो है वो खत्म नहीं हो सके। इसी तरह पीने के साफ पानी का इशू वहां पे काफी ज्यादा है, उसका कोई निजाम इस इलाके में मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ वहां पे जो हम हेल्थ डिस्पेंसरीज या दीगर सफाई सुथराई की बात करें FWMC के हवाले से भी, तो वहां पे भी मसाइल के अंबार लगे हुए। तो मसाइल बहुत ज्यादा है इस हल्के में, शहरी इलाका होने के बावजूद। शहरियों की अपने उम्मीदवारों से जहां पे उम्मीदें वाबस्ता है वहीं पे तहफ्फुज़ात भी बहुत ज्यादा है। बिलखुसूस जो साबिक MNA है यहाँ से फरूख हबीब साहब, उनके साथ पीटीआई के अपने लोगों के गिले शिकवे जो है वो हमें ड्यूरिंग कैंपेन भी सामने दिखाती देते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 16 अक्टूबर को ये एक बड़ा मार्का जो है वो फैसलाबाद के लोगों को देखने को मिलेगा, और दोनों उम्मीदवार जो है इस वक्त और दोनों पार्टी की जानिब से, बिलखुसूस पीटीआई की जानिब से ये समझा जा रहा था कि शायद ये इलेक्शन नहीं होगा। एक तरफ वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन में गई हुई थी, दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था कि हमारे जो इस्तीफे हैं जो 10 लोगों के वो एक्सेप्ट न किए जाए, या तो सबके हों बसूरत दीगर इनके भी वापस किए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने परसों जैसे ही ऐलान किया है कि 16 अक्टूबर को इंतखाब होंगे, तो एक बार फिर से वो तमाम जो गहमा गहमी थी वो फौरी तौर पे इलेक्शन सियासी कैंपेन वाला माहौल बन गया, और इस वक्त पूरे जोर शोर से कैंपेन चल रही है। दोनों पार्टीज के लोग मैदान में हैं, पीटीआई के भी जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। वो अपने कैंडिडेट इमरान खान की भरपूर जोर शोर के साथ कैंपेन चला रहे हैं। बिलाल, अगर आप इस पर कमेंट करें, स्पेशली इस मुकाबले में कौन लगता है कि जीत सकेगा, और आपको लगता है कि इस वक्त दोनों पार्टीज की जो कैंपेन्स हैं वो सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं? फातिमा, उमर भाई की बात सेकंड बाद में करूंगा, पहले एक चीज कह दूं, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुतय्यन करेंगे। अगर वेरी ओपनली अगर इमरान खान 2 नशिस्तें भी हार जाते हैं 9 में से, तो देखिए ये तो पीटीआई की सीट्स थी ना, 2 भी नशिस्तें हार गए ना, तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल फ्लॉप होगा, क्योंकि नून लीग के पास तो यही एक रास्ता रह गया कि यहां टक्कर दे दें। उसमें सबसे हॉट फेवरेट सीट है फैसलाबाद की। इमरान खान साहब खुद यहां तक अभी तक जलसा नहीं कर पाए, और ना यहां मरियम नवाज या उनमें से कोई दूसरी हमजा शिबाशिफ है। अच्छा, यहां पीटीआई की जो कैंपेन है बड़ी, जैसे उमर ने कहा, बड़ी सुस्त रवि के शिकार है। शायद उन्हें यह रहा कि इमरान खान के नाम के ऊपर, लेकिन मैंने जैसे पहले एक बार हमने जब मुलतवी होने से पहले आपके प्रोग्राम में बात की थी, मैंने वहां जाकर प्रोग्राम किया था, लोग कह रहे थे कि इमरान खान को वोट देंगे तो हम उसके साथ हैं, लेकिन हमें फिर फर्क भी मिल जाएगा। लोग फ्रस्ट्रेट नजर आए उससे। मैं आपको थोड़ा सा तकाबली अगर इसका जायजा दे दूं तो 1988 के अंदर चौधरी शेर अली यहां से सबसे पहले हारे,
ये टोटल इस खानदान का 8वां इलेक्शन है। 7 लड़े हैं, 5 जीते हैं, 2 हार चुके हैं। 1988 के अंदर पहला इलेक्शन चौधरी शेर अली हारे कम मार्जिन से। उसके बाद 1993 के अंदर चौधरी शेर अली जीत जाते हैं। 1997 के अंदर फिर जीत जाते हैं। 2002 में आबद शेर अली जीत जाते हैं। 2008 में फिर आबद शेर अली जीत जाते हैं। 2013 में फिर आबद शेर अली जीत जाते हैं। 2018 में हारते हैं। यानी कि बाप बेटा दोनों एक एक बार हारे हैं। लेकिन चौधरी शेर अली भी मेयर रह चुके हैं, उनके बेटे जो आमिर शेर अली वो भी मेयर रह चुके हैं। तो इस खानदान का सियासी बैकग्राउंड देखें तो बहुत तगड़ा है। मतलब उनको सियासत करनी आती है, कंपेन करनी आती है। दूसरी तरफ फरक हबीब देखें, बिलाशुबा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी 2018 इलेक्शन में। और मुझे वो दिन याद है 2018 में हम जब अपने इलेक्शन रिव्यू में ऐसे प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे एंकर क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारे बेशतर प्लेयर जो पैनल था उन्होंने कहा था आबिद शेर अली जीतेगा। मैंने तब कहा था फरक हबीब की बॉडी लैंग्वेज कह रही है वो जीतेगा। आज मुझे आबिद शेर अली की बॉडी लैंग्वेज पिछले 3 दिन में चेंज होती दिखाई दी है। जो मेहर भाई कह रहे हैं पीटीआई ने कंपेन नहीं की, उसको नुकसान हुआ। और नून लीग ने पिछले 15 दिन में जो इजहार डार का पत्ता खेला है, वहां पीटीआई का ग्रोथ ग्रास रूट लेवल थोड़ा सा कम। और देखिए ना, मेरे ख्याल में खान साहब को अपनी तकरीरों में ये नहीं वो वीडियोस का जिक्र करना चाहिए था। यानी कि वो कहते जब मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब कह रहे थे ना मैं नहीं जा रहा, वो कहते हैं ये ना जाने की बातें जाने की बातें होती हैं। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं? क्यों आपको इतनी टेंशन पड़ी कि आप वीडियो का जिक्र करना पड़ा? ऑडियोज आ रही थी, आपने उस ऑडियोज ने डैमेज किया, यानी कि एड्रेस नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। देखिए ना, आप उनको बता रहे हैं, कुछ एक फैक्टर होता है, एक फिक्स सर्कल होती है, क्लास होती है जो यकीन कर लेती है अच्छा इन्हें डिस्कस किया, इसका मतलब कोई पंगा है। अच्छा, एंड अगर ना वो डिस्कस करते फॉर एग्जांपल बिलाल, तो आपको लगता है कि वो इट माइट हैव कम अक्रॉस एज गिल्टी? मैं एक चीज याद करवाऊंगा। मरियम नवाज से 2018 इलेक्शन में किसी ने पूछा कि वो फलां शख्स ने आपके खिलाफ एक बयान दिया है, कौन है? उन्होंने कहा वो तो लीडर्स होते हैं। छोटी छोटी देखें उंगलियां तो बहुत सारी उठती हैं, अगर आप उंगलियों को जवाब देने लगेंगे हलकों के अंदर आगे तो वो उंगलियां सच्ची भी साबित होंगी। या तो आप उसे डिफेंड करें। अच्छे आप कह रहे हैं ऐसी वीडियोज आएंगी और आप मानिएगा नहीं, तो उसे कैसे नहीं मानेगा? मतलब अगर वो फेक ऑडिट वीडियो बना, अच्छा नून लीग ने फिर उसको स्टैंड लिया, उन्हें सीधा बयान दे दिया कि हम साथ फॉरेंसिक ऑडिट पेश कर देंगे। तो ये क्यों पंगा पड़ा आपने? क्यों इसको छेड़ बैठे हैं? उन्हें बोलने दें। देखें ऑपोजिशन अटैक करती होती है, आप एक दूसरे के ऊपर ओपोनेंट्स अटैक करते हैं, आप उन्हें अटैक करना क्या ये लेकिन फेयर अटैक है? अब ये तो आएगी साथ फॉरेन जो भी फॉरेंसिक आएगी तो फिर देखेंगे। मैं फार्मा थोड़ा सा आपको बता दूं, चौधरी आबिद शेर अली ने पिछले इलेक्शन 2018 में 1,11,529 वोट लिए। मियां फरक हबीब 1,12,740 वोट लेकर कामयाब हुए। इसके अंदर एक और चीज बता दूं, आबिद शेर अली के बहुत ज्यादा वोट कैंसिल हुए थे डबल स्टंप्स की वजह से, जो कि आबिद शेर अली बाद में अदालत में गए, हम वहां मौके में मौजूद थे। शहबाज अली गुलजार ने 8,000 वोट लिया कि वो टीएलपी के थे। अब टीएलपी के उम्मीदवार है मोहम्मद सदीक। ये मोहम्मद सदीक, शहबाज अली गुलजार, हाँ अब इमरान खान खड़ा है, लेकिन साथ फरक हबीब स्कूटर के निशान के ऊपर खड़े हैं। तो ये मेरी अजम्पशन ये कहती है ये वोट ये भी यहां से कुछ डैमेज करेंगे। और एमए में, सॉरी छोटी सी बात, एमए में और पीपल्स पार्टी का मिला के 7,000 वोट था, वो एक बहुत फिक्स और कैलकुलेटेड वोट है, वो नून लीग को एज मिलेगा उसका। ये बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन होगा। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और हमारा फर्स्ट हाफ स्पेशली महंगाई के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से एंड एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि फैसलाबाद शहर में हुआ उसके हवाले से था। आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। जी अली। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी देखी गई है, बिलखसूस धनिया जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है, और जबकि मुर्गी की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 1 रुपये किलो महंगा होते 399 रुपये फी किलो हो गया है। अंडे साबका कीमत पर कायम रहते हुए 234 रुपये फी दर्जन रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 78, आलू नया 34, प्याज 120, अदरक चाइना 260 रुपये किलो में फरोख्त होंगे। टमाटर 5 रुपये सस्ता होते ही 185 से 180 रुपये फी किलो हो गया है। लहसुन चाइना 285, लहसुन देसी 310, लीमू देसी 220 रुपये किलो में फरोख्त होगा। सब्ज मिर्च जो है वो 30 रुपये सस्ती हुई है, 410 से
80 रुपये फी किलो हो गई है। बंद गोभी जो है वो 95 रुपये, अरबी 105, करेला 70, भिंडी तोरी 85, बैंगन 50 रुपये किलो में फरोख्त होंगे। मटर सब्ज जो है वो 310, गाजर 75, धनिया 95 रुपये किलो में फरोख्त होगा। शिमला मिर्च जो है वो 10 रुपये किलो महंगी होती 320 से 330 रुपये किलो हो गई है। टिंडा 10 रुपये महंगा होते 200 से 210 रुपये फी किलो हो गया है। सेब काला कोल्लू 215, सेब काचा 200, केला 96 रुपये फी दर्जन में फरोख्त होगा। अंगूर गोला है वो 200, अंगूर सुंदरखानी 320, अंगूर टाफी 290 रुपये किलो में फरोख्त होंगे। अनार कंधारी 200, अनार बदाना 450, नाशपाती जो है वो 160 रुपये किलो में फरोख्त होगी। सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी देखी गई है, फलों की कीमतें कायम रही हैं, जबकि मुर्गी की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इस अपडेट के लिए। और आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से, एंड ऑफ कोर्स हमेशा रेफर बैक क्या करें इस लिस्ट को टू मेक श्योर कि कोई आपको ओवरचार्ज नहीं कर रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के शहरी होने के नाते। आपको लगता है कि आपको कोई ओवरचार्ज कर रहा है या ओवरऑल कहीं पर रेट लिस्ट लगी हुई आपको नजर नहीं आती है, लगता है कि किसी और को ओवरचार्ज किया जा रहा है, तो फौरी तौर पर रिपोर्ट कराएं और अपना शहरी होने का फर्ज अदा करें। आगे बढ़ेंगे और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स के डिफरेंट इश्यूज, कोशिश करेंगे अपना फोकस फैसलाबाद शहर के इंडस्ट्री पर ही रखें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। राना सिकंदर आजम खान हमारे साथ हैं, एक्स प्रेसिडेंट FCCI हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, शुक्रिया फातिमा, और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड रान साहब, जिस तरह से मैं बात करी थी कि फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री पर अगर फोकस रखने की कोशिश करें, कुछ मेजर चेंजेस जो कि सिर्फ अगर हम लास्ट वीक और 2 वीक्स की बात करते हैं, जहां पर डॉलर की प्राइसेस एक तो जो वापस दोबारा से बैक ट्रैक करती हुई नजर आ रही है, और दूसरा जो फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस सेट की गई हैं इंडस्ट्री के लिए, क्या डिफरेंस लगता है आगे चलते हुए? क्या मेजर इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो टूल इख्तियार किया गया, लाजम उससे हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको बहुत ही बूस्टअप मिलेगा, और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उन्हें सब्सिडाइज रेट दिए जाए। उसकी वजह यह है कि हम पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में मिल रही है। इंडिया, बांग्लादेश और चाइना ये हमारे मेन कंपटीटर हैं इस रीजन में, जहाँ से एक्सपोर्ट जो है यूरोप, अमेरिका और लातीनी अमेरिका और मुख्तलिफ मुल्कों को जाती है। तो वही हमारी मंडियाँ हैं। अब वही चीज़ अगर मसलन एक टी शर्ट है वो 500 की हम सप्लाई दे रहे हैं, तो वो 400 की दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारी कास्ट है वो सबसे पहले एलिमेंट है कि हमारी कास्ट क्या बनती है। तो इसमें जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और अब 60 रुपीज़ पे जाके आप इंडस्ट्री कभी भी कंपटीशन में नहीं रह सकती। एक चीज़ ये बड़ी खुशाइंद बात है, और ये मैं इस बात को इससे रिलेट भी करूंगा कि 2000 जब इनकी गवर्नमेंट आई है 18 में अपना इमरान खान की, तो इन्होंने सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस को अपना अनाउंस किया था, ऑफर किया था इंडस्ट्री को। दरमियान में फिर इन्होंने 2019 दिसंबर में आके उससे 6 माह के बाद विड्रा कर लिया। तब भी फैसलाबाद चैम्बर ने लीड किया और पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वो सब्सिडाइज रेट जो इन्होंने विड्रा किया था फिर वो बहाल हो गया, और वो कंटिन्यूटी जो बरकरार है जिससे हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती रही। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पिछले 6 माह में आप बिजली के जो रेट्स हैं वो 3 गुना बन गए। मसलन अगर 16 रुपये का यूनिट था तो वो 40, 42, 50 रुपये पे चला गया। अब हम जो पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की मार्केट है, ये दुनिया की एक तीसरी चौथी बड़ी मार्केट है कि इन लोगों की भी ज़रूरियात है। अच्छा, यहाँ की फिर लोकल इंडस्ट्री है। अब ये देखें, इम्तियाजी सलूक किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये बड़ा खुश आइंद है कि इन्होंने मुतालबा मान लिया और उसको सब्सिडाइज रेट पे दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि ये जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है इसका सर्वाइवल किस तरह है? पावर लूम्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, और छोटे छोटे यूनिट हैं आपके। ये तमाम यूनिट जो हैं इनके डाइंग है, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनको सब्सिडाइज रेट बल्कि सही रेट पे दिए जाए।
अब अगर आपने वो इलेक्ट्रिसिटी कारखाने लगाए हैं जो दुनिया के महंगे तरीन है, तो इसमें आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें इंडस्ट्री का तो कोई कसूर नहीं है। वो कसूरवार लोग हैं जिन्होंने, अब देखें फॉरेन फ्यूल पे आपने, दरामदी कोयले पे आपने लगा दिया। पाकिस्तान में थर में आप कहते हैं हमें तो नहीं पता, गवर्नमेंट कहती है जो भी हो, वो हमें कहते हैं जी यहां हमारे पास 500 साल के लिए कोयला है। अच्छा, अगर कोयला है तो भाई आप एक्सप्लोर करो उसे, आप उसे यूटिलाइज करो, आप लोगों को सस्ती बिजली गैस फराहम करो। अगर इफ आई मे रान साहब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट, और जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ना तो वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, ना तो वो हमारी प्लानट के लिए अच्छा होगा, इवन हम लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर जो जिस तरह से तूफान, मौसम बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत रियल है, अब आपको नजर आता है इम्पैक्ट। ये जो फ्लड्स इस साल हमें देखने को मिले हैं वो भी वन वे और अनदर कनेक्टेड है क्लाइमेट चेंज के साथ। अच्छा, तो उसमें फातिमा हमारे पास देखें बहुत से जराए हैं। सबसे पहले है कि पाकिस्तान में इस तरह का एनवायरनमेंट है कि आप विंड पावर पे जा सकती हैं। आपका सिंध में इतना बड़ा एरिया है जहां पे मोस्टली 70 और 70 किलोमीटर की रफ्तार पे हर वक्त आपके पास हवा चल रही है, आप वहां पे विंड को लगाए। अच्छा, इसके बाद आपने हाइडल के लिए आपके पास देखें ना दरिया। अभी ये होता क्या है पाकिस्तान में कि हमारे पास डैम नहीं है, 6 माह हम सैलाब में मर जाते हैं, 6 माह हम कहत में मर जाते हैं। ये हमारा देखें, ये जो मुजरमाना गफलत की गई है, पूरी दुनिया ने हजारों में डैम बनाए हैं, चाइना ने बनाए, इंडिया ने बनाए, और हमने पानी सिर्फ सैलाब की, और उसके बाद हम पूरी दुनिया से मांगना शुरू कर देते हैं कि जी हमने। देखिए, ये पॉलिसी साजों का, पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वो मुल्क को सही सिमत में लेके चलें। अच्छा, एक सवाल आपने किया कि क्लाइमेट चेंज होगा और अपना वेदर भी बदल जाए। मैं आपको कहता हूं उससे सिर्फ कोयला आप जलाने के काम नहीं आएगा कि आप उसे गैस बना सकती हैं, आप उसे डीजल बना सकती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट कोयले से बन सकती हैं, और फ्री ऑफ पोल्यूशन बन सकती हैं। ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अच्छा, इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के बन गए हैं कि आप पोल्यूशन को रोक सकती हैं, आप सारे काम कर सकती हैं। हमने देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज कौन सी हैं। क्या हमने इस मुल्क के लिए काम करना है या हमने अपनी जात के लिए काम अच्छा, ये सवाल मैं इनफैक्ट हमारे जो शो का फर्स्ट हाफ था उसमें भी मैं पूछ रही थी, एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन आई थिंक यहाँ पर भी वो अप्लाई होता है। आखिर हु इज इन चार्ज? मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम डालते हैं जी इसकी थी, अकाउंटेबिलिटी भी कि इसका कसूर है, ब्लेम भी करते हैं, लेकिन आखिर इंचार्ज है कौन इन सारे प्रॉब्लम्स का? किसको चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, डैम्स बनाने की तरफ? कहां से ये शुरू होगा प्रोसेस? देखिए, हर हुकूमत जिसको इक्तदार मिला, और आप इनका प्रोफाइल चेक करें। मैं हमेशा इस पे बात करता हूं कि आप किसी बंदे को जिम्मेदारी देते हैं, उससे पहले जैसे आप हैं, आपको एक जिम्मेदारी मिली, आपका प्रोफाइल चेक किया जाए कि आपने क्या वो जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाई, जो आपका रोल था आपने वो प्ले किया। तमाम गवर्नमेंट जितनी भी हैं, आप देखें कि उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए, हाइडल के बारे में क्या इनिशिएटिव लिए, विंड के बारे में क्या लिए, सोलर के बारे में क्या लिए, कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए बेहतर थी और हम कर नहीं सके। तो अकाउंटेबिलिटी तो ये होनी चाहिए। हम सिर्फ आवे आवे जावे जावे पे हम नारे लगाते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी ये की जाए। कोई इदारा करने के लिए तैयार नहीं है, डे टू डे अफेयर चलाए जाते हैं, और हम सब लोग मैं समझता हूं कि कोई परमानेंट बेस पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, हर वो बंदा जिसको इख्तियार मिला, जिसको इख्तियार। देखें, बात पता क्या है, मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं। जब इख्तियार वालों के पास है तो जवाबदेह भी वही है। इस मुल्क के लिए जवाबदेह वो हैं जिन्हें इख्तियार मिला, और उन्होंने इस मुल्क को अब हमारे साथ छोड़ दें कि चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ, और भाई हमारे से 30 साल के बाद बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया। अब बांग्लादेश का जीडीपी रेट देख लें, अब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स देख लें, जीडीपी अब उसका सारा तरक्की उसकी, और आप अपना कंपैरिजन तो करके देखें कि हम कहां पे खड़े हैं। तो हमें इन लोगों के लिए, मेरे ख्याल में इन हुक्मरानों के लिए जो भी है
मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं कि जो भी है ये जिम्मेदार है और ये मुजरमाना गफलत जो की गई है उसका नतीजा हम सब लोग भुगत रहे हैं। यहां पाकिस्तान की एयरपोर्ट पे चले जाएं, फातिमा, ऐसे नजर आता है कि सारा पाकिस्तान यहां से भाग रहा है। क्या हमने तरक्की की है? अब जिंदगी इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है यहां पे। आपके शहर गंदे हैं, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई बंदा जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। अभी जब मैं बैठा था तो इंट्रो में आप सब्जियों के रेट वो बता रहे थे, तो ये दरमियान में बात है, ये चूंकि ये आम बंदे की शुतर बेमहार है। जो किसान 60 रुपए में चीज बेचता है, ये हमारे मिल्लत चौक में 300 रुपए किलो वो बिक रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और दलाले से बंदे बेचते हैं। अच्छा, ये लॉलेसनेस आई थिंक नजर आती है किसी तरह का, जिस तरह आपने कहा कि इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। किसी भी मुआशरे में जब जस्टिस खत्म हो जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको नजर नहीं आ रहा कहां है इंसाफ, किसको मिलता है? हाँ, जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है, वो सामने नजर आता है। किनको मिल रहा है? ये मिला नहीं है। आप 10-10 साल आप केस चलाते हैं, जैसे ही बंदा हुक्मरान बनता है, वो कोई भी बने, तो साथ में ही उसके अपना केसेस खत्म। तो ये इंसाफ है इस मुल्क का। यहां ताकतवर को इंसाफ मिलता है। ताकतवर इस असल में ये लोग जो कटहरे में खड़े होने चाहिए वो बरी हो जाते हैं। आम बंदा, गरीब आदमी, यहां आप थाने में जिस तरह इन लोगों के केस मेरा ख्याल इन्हें बरी किया जाता है, आप थाने में किसी बंदे को जो पतंग उड़ाता पकड़ा जाए वो नहीं आप छुड़ा सकते इस तरह। ये इतनी बड़ा, मैं कह रहा हूं, जुल्म का निजाम है यहां पाकिस्तान में कि हर बंदा आप सोचता है कि क्या पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला देखें। हाँ, उम्मीद जरूर है कि ये निजाम चेंज होगा, ये तब्दीली आएगी, ये बदलाव आएगा, लोगों को शऊर आ रहा है। और इस मोबाइल ने ये देखें, इसने हर बंदे को इतना शऊर दे दिया है कि वो अब सोचता जरूर है कि मैंने क्या करना है। तो इस मुल्क के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करें। कारोबार होगा, बिजनेस होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के अंदर खुशहाली आएगी। मैं सबसे बढ़ के कहता हूं कि अच्छा, यहां किसी ने फैक्ट्री लगानी हो, किसी ने दुकान बनानी हो, वो डर डर के मर जाता है। उसको 20 महकमे पड़ जाते हैं कि जी हमें टैक्स दो, हमें ये करो, फलां करो, फलां करो। भाई टैक्स का निजाम बेहतर कर दें आप ताजरों को, स्टेक होल्डर को लेके बैठे। नो डाउट इसमें कि वो जो बहुत सारी तादाद, इसमें मैं ये कहूंगा 80% लोग टैक्स नहीं यहां पे देते, और जिन्हें देना चाहिए वो भी नहीं देते। ये भी एक क्यों नहीं करते आप? मैंने हमेशा वकालत की है कि टैक्स देना चाहिए वरना मुल्क नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सही है। उस बंदे को कोई दुकान करने का हक नहीं है जो इनकम टैक्स अदा नहीं करता। उस बंदे को कोई कारोबार करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करता, सेल टैक्स अदा नहीं करता। ओ भाई, ये मुल्क किस तरह चलेगा? हम देखें पाकिस्तान के ये 4% 5% लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना अप चला गया। बंदे को 60,000 मरले में जगह नहीं मिलती, गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता। यहां 20-20 लाख मरले की कॉलोनी कटी जा रही है, और डेली बेस पे आप रोज देखें। फैसलाबाद में खास तौर पे इस तरह हो गया है कि जिस तरह मशरूम्स उग रही हैं, ये 500 एकड़ पे एक कॉलोनी बन रही है, 600 एकड़ पे एक कॉलोनी बन रही है, 1000 एकड़ पे एक। और भाई आपने जरी रकबा भी तबाह कर दिया है सारा, और उसके ऊपर इतनी महंगी। कौन लोग ले रहे हैं? जिनके पास पैसा है। तो पैसा चंद लोगों के पास, चंद परसेंटेज लोगों के पास महदूद हो गया। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। गुर्बत इस तरह की नहीं है, गरीब गरीब तर है, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके पास डंपिंग हो गई है, और वो लोग आगे से यहां जो 2 मरले के घर में रहता था वो 4 एकड़ की कोठी में अब रहता है। मुल्क गरीब है। वो क्यों गरीब है? क्योंकि बंदा अपना टैक्स पूरा पे नहीं करता। ये देखें, हमने अगर वतन परस्ती करनी है इस मुल्क के साथ, और आप खास दिए मुसलमान, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि हमारा इंडिया के मुसलमानों के साथ हम कंपेयर अपने आप को करेंगे, क्या वहां पे जिस तरह की यहां आजादी है शुतर बेमार, वहां किसी को थोड़ी सी भी आजादी है मुसलमान को? आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जुमा नहीं अदा कर सकते, अच्छी नौकरी नहीं ले सकते, अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। ये सारा कुछ हमें जो इज्जतें मिली हैं, जो दौलत मिली है, जो सब कुछ मिला है, इस मुल्क की बदौलत मिला है। तो फिर इस मुल्क का हम क्यों ना सोचें? हम पूरी दुनिया में 1 अरब डॉलर के लिए भागे फिरते हैं, मारे फिरते हैं, मांगते फिरते हैं। तो हमारे मुल्क के लोगों के पास पैसा कम है, क्या चीज नहीं है?
हम सब ने मिल के इस मुल्क को संवारना है और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये मुल्क हमारा है और हम सब ने इसको ऑनरशिप देनी है, तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर ऑनरशिप नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है मसलन सियालकोट की। सियालकोट के ताजरों ने मिलके सियालकोट में अपना एक नाम कमाया। छोटा सा शहर, छोटे से एक्सपोर्टर, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट खुद बनाया, उन्होंने रोड्स खुद बनाई, उन्होंने एयर सियाल खुद बना ली, सब कुछ कर लिया उन्होंने। तो यहां क्यों नहीं हो सकता? लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप जब सामने आएगी, जब लोग कुर्बानी खुद देंगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और आपको ओनरशिप भी मिल जाएगी कि आप करें जी। यही है मेरी बजरिया आपके गवर्नमेंट से फिर अपील है कि आप फ्रेंडली माहौल बनाएं। बिजनेस, मुल्क तरक्की तब करेगा जहां पे बिजनेस ज्यादा होगा, वहां पे तरक्की होगी। दूसरा, स्टेक होल्डर को आप साथ लेके बैठे। अच्छा, अब वो बाबू जिन्होंने कभी कारोबार ही नहीं किया, वो लोग जिन्होंने कभी उन्हें पता ही नहीं है कि कारोबार क्या है, फैक्ट्री क्या है, दुकान क्या है, बिजनेस क्या है, अब वो लोग बैठ के पॉलिसी बना रहे होते हैं। भाई बनाएं, हाँ अल्लाह ताला ने आपको अख्तियार दिया, लेकिन साथ में आप लेके बैठे उन लोगों को जो कारोबार करते हैं, उन्हें उनसे पूछें कि प्रॉब्लम्स कहां पे है। अच्छा, जब आप लोगों को लेके बैठेंगे ना, लोग देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आप एक तो उन्हें उनकी ओनरशिप कबूल करें, दूसरा ट्रस्ट करें, तीसरा रिस्पेक्ट दें। 2-3 चीजें आप करके देख लें इंशाअल्लाह ताला। और इन लोगों को आप, अच्छा आप मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आप मिनिस्टर किसको बनाएंगे? जिसने सारी जिंदगी कारोबार नहीं। मिनिस्टर फॉर ट्रेड वो बंदा है जिसने कभी कारोबार नहीं किया, और भाई उस बंदे को बनाओ जिसने जीरो से स्टार्ट किया, उसने एम्पायर खड़ी कर ली अपनी, उसको बनाओ। यार ये कामयाब बंदा है, ये कामयाब इसका प्रोफाइल है, ये बंदा अगर आगे आएगा तो कारोबार ये हमारी तजारत को भी लेके चलेगा। इसी तरह आप हेल्थ का मिनिस्टर बनाना चाहते हो, आओ जिसने कामयाब तरीन जो डॉक्टर है और जिसके अंदर दर्द दिल भी हो। एक चीज और है यहां हमारे कि हम स्टेक होल्डर्स में ये भी देखें कि कौन बंदा है जो सारे सिस्टम को साथ लेके चलता है। क्या अपनी जात के लिए काम करना चाहता है? क्या अपने बिजनेसेस को वो बढ़ाना चाहता है? सिर्फ उसका नुक्ता नजर या मतमा नजर जो है वो मेरा बिजनेस है, या उसका नजरिया है कि मेरा पाकिस्तान, मेरा शहर, मेरे लोग, मैं ऐसे लोग कोई ओन नहीं करना चाहता। ये मैं पहले भी बात की थी कि कोई ऑनरशिप नहीं है। आखिर कौन चला रहा है मुल्क को? मतलब दैट्स अ बिग क्वेश्चन। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन अकाउंटेबल है इन इश्यूज के लिए जो हम फेस करते हैं दिन ब दिन, और ऐसे इश्यूज जो कि कभी हल होते हुए नहीं नजर आते। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं में जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरीज एंड में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात कर रहे थे स्पेशली डिफरेंट सिनेरियोज के हवाले से। कोशिश तो रहती है कि बिजनेस के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में बात करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे इंडस्ट्री के मसाइल रिलेट करते हैं हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ। एंड ओवर टाइम, ओवर डेकेड्स जो इश्यूज निगलेक्ट किए गए हैं। एंड आई थिंक अ क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत बॉदर करने लगा है इसके, हु इज रनिंग द कंट्री एंड कौन एक्चुअल में ये जो मसाइल हैं, जो लॉलेसनेस है, क्यों हमारी गवर्नमेंट उनको टैकल नहीं कर पाती, और क्यों ये छोटे छोटे इश्यूज, मैनेजमेंट के इश्यूज इतने बड़े मसाइल ओवर टाइम बन जाते हैं। तो हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, और कौन ओनरशिप लेता है इन मसाइल के? हम आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक दैट्स एन इशू जो बार बार नजर आते हैं। क्या हमारे टैक्सेस आपको लगता है हमारे ऊपर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या इंडस्ट्री के मसाइल को एक्चुअली में सॉल्व करने के लिए उनका यूज किया जा रहा है? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें। अब टैक्स कलेक्शन है, एक टैक्स कलेक्शन आपके पास हो गई। अब उसका यूटिलाइजेशन क्या है? क्या लोग ये देखते हैं कि जो टैक्स इकट्ठा हुआ उससे हमें क्या फायदा हुआ, मेरे मुल्क को क्या फायदा हुआ? अच्छा, अब उसमें ये जो हमारे सरकारी एहलकार हैं उनके आप लिविंग स्टैंडर्ड जरा चेक करें। वो कहने को वो सिविल सर्वेंट है, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था, और जिनकी हम मिसालें देते हैं वो अब्रॉड सारे, उनके आप ऑफिसर्स की कारकर्दगी देखें और उनका मैं समझता हूं कि लोगों से आप बिहेव देखें, वो वाकई नजर आता है कि वो सिविल सर्वेंट है। आपको तनख्वाह इसलिए नहीं दी गई, आपको इसलिए एसी, डीसी, कमिश्नर, आरपीओ, सीपीओ नहीं लगाया गया
कि आप खुद एक प्रोटोकॉल के मतमन्नी हैं और मरहूने मिन्नत है, आपके साथ 4-4 गाड़ियां चल रही हैं और उसके बाद आपने तो इस तरह काम करना था जिस तरह मजदूर से ज्यादा हो, आपने मेहनत करनी है, आपको नजर आएगा। अच्छा, अब कहते हैं जी सारे लोग ऐसे नहीं हैं। फैसलाबाद की मैं बात करूं, ये उन ऑफिसर्स के लिए है जो अगर ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, फैसलाबाद में पिछले 75 साल में 3-4 लोग ऐसे आए कि जिन्होंने सर्व किया, लोग आज भी 75 साल में उन लोगों का नाम लेते हैं। ब्रिगेडियर यूनुस, उन्होंने इस शहर को संवारने की कोशिश की, आज भी लोग याद करते हैं। कमिश्नर तस्नीम नूरानी ने काम किया, लोग आज भी याद करते हैं। कमिश्नर ताहर हुसैन ने काम किया, लोग आज भी याद करते हैं। डीसी, एसी से लेके तरक्की करते करते डीसी बने नसीम सादक, उन्होंने काम किया, लोग बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है जी ये इन लोगों ने डिलीवर किया। अब ये 1 करोड़ की आबादी का शहर है और एक बंदे ने काम किया। इसी तरह नूरुल अमीन मैंगल डिप्टी कमिश्नर आया, उसने काम करके दिखाया। काम आपने एक फर्द नहीं, कौमों को भी एक फर्द लेके उठती है। और हमारे सामने तो मिसाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की, ओनली वन। उन्होंने लीडरशिप हमें करके दिखाई कि लीडर्स के अंदर क्या होना चाहिए। लीडर सबसे पहले होता है कि उसका रहन सहन सादा हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या था। अभी पाकिस्तान में एक जमात है जिसकी लीडरशिप आपको सादगी में नजर आएगी, जिसका नाम है जमात इस्लामी, जिसके लीडर के आज जो इस वक्त तीसरी बार वो सरबराह बने हैं और उसके घर में आपको यानी आप देखें कि वो नलका भी खुद ठीक करते हैं, गाड़ी नहीं है, नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। और भाई इस तरह की लीडरशिप चाहिए, वो नहीं चाहिए जो आपका सारा कुछ ये V8 8-8 करोड़ की गाड़ियों में फिरें। वो किस तरह मसाइल को हल करेंगे? टैक्स लोग क्यों नहीं देते? अगर उस टैक्स को सही तरीके से आप अपने दफातर की आराइश, आप अपनी बड़ी गाड़ियां, आप अपने बड़े घर, आप उनका 80% तो पैसा इन चीजों पे लगा देते हैं। तरक्याती काम आप देखें, पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, क्या है यहां पे? कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, लोग तरस रहे हैं इलाज के लिए, धक्के पड़ते हैं। आप कार्डियोलॉजी में चले, 6-6 माह का आपको टाइम मिलता है। तो आप जब लोगों के लिए मैं समझता हूं आसानियां पैदा करेंगे, जब आपको फलाही रियासत बनाएंगे, लोग खुद बखुद टैक्स भी देंगे। एक तो ये है, एक है बददियानती कि लोग, मैं समझता हूं कि मैं कभी भी आप अच्छा जो हमारे अदारे हैं वो क्या करते हैं कि जो मैंने अगर टैक्स एक बार दे दिया है, अब मैं फंस गया उस सिस्टम में, मुझे ही नोटिस आएगा, मुझे ही बार बार पकड़ा जाएगा। मैं कहता हूं कि आप नए एसएससी तलाश करें। वो लोग जो कारोबार करते हैं उन्हें आप नए लोगों को शामिल क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं जी, पाकिस्तान में जब तक ये निजाम नहीं आएगा, हर वो बंदा जो कारोबार कर रहा है, कारोबार करना चाहता है, वो टैक्स दे, तो फिर ये निजाम चलेगा। तो उस जो टैक्स इकट्ठा किया गया उसको लोगों के ऊपर खर्च करें, ना कि चंद हजार लोगों पे खर्च करके वो सारा पैसा उनकी याशियों के लिए कर दें। अच्छा, अगर एक बड़ी चीज़ जो कि मैंने नोटिस की, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपकी प्राइसेस कंपेटिटिव नहीं होंगी, जो कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की नहीं हो पा रही है। महंगाई ज़्यादा है, बिजली की प्राइसेस ज़्यादा है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस ज़्यादा है, एंड डिफरेंट और इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं विद इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। और हमारी प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव नहीं है इस वक्त हमारे कंपेटिटर्स के साथ। इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, चाइना की अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल। एंड ना सिर्फ ये कि हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स पहले इंडस्ट्री में थे वो अब पाकिस्तान से ख़रीदना नहीं चाहते चीज़ें, वो बाहर से ही ख़रीद रहे हैं, चाइना से ख़रीद रहे हैं, इंडिया से ख़रीद रहे हैं, बांग्लादेश से खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो इस वक्त रॉ मटेरियल पाकिस्तान से नहीं खरीद रही। सो ना सिर्फ ये कि हम अपने इंटरनेशनल बायर्स और एक ग्लोबल जो हमारे बायर्स थे वो हम लूज कर चुके हैं, बट इवन कंपनीज विद इन पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान से इंटरनली भी नहीं खरीद रहे हैं। दे प्रेफर कि हम बाहर से मंगवा लें क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ रहा है।
अभी आप देखें कि हमने यही तो चीज़ है, हम हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने या तो उसको गवर्नमेंट ने इसका माहौल नहीं दिया या वो भी पैसे के चक्कर में आ गया। बजाय हमारे इंडस्ट्री वाला ये इंडस्ट्री लगाता, केमिकल हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं सारा, कलर और केमिकल। अच्छा, ये अभी उससे हमने ट्रेड पे पाबंदी लगाई है, पहले वो वाघा बॉर्डर से आ जाता था, हमें सस्ता पड़ता, वो ही अब हमें दुबई और सिंगापुर से हम मंगवाते हैं। ये इतना बड़ा चक्कर लगा के वो उसकी कास्ट बढ़ जाती है, फिर वो हमारे पास आता है। कास्ट बढ़ने के बहुत सारे अवामल है। अच्छा, ये जो चीजें हैं, अच्छा हमें चाहिए था कि यहां हम केमिकल के कारखाने लगाते, आप कलर्स के कारखाने लगाते, इन स्टेक होल्डर्स को लेके बैठाते कि बजाय आप नए नए हाउसिंग कॉलोनियां बनाने के नई इंडस्ट्री लगाओ। आपका अब आपने रियल स्टेट को इस तरह का कर दिया है कि ये सबसे आसान जरिया आपका पैसा कमाने का। और हमारे इंडस्ट्री वाले ने क्या किया कि वो भी बजाय इसके कि नई इंडस्ट्री लगाता, नई इनोवेशन करता, ये अब अगर इंडिया अपने बना सकता है केमिकल, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता? अगर पाकिस्तान के साइंटिस्ट जो हैं वो एटमी बम बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, सबसे दुनिया का खतरनाक जो हथियार है वो बना सकते हैं, ये चीजें क्यों नहीं बन सकती? तो हमें आपस में बैठ के ये देखना चाहिए, उस लिस्ट को हम एग्जामिन करें कि वो कौन सी लिस्ट है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें। अब हमारे पास मौसम, हमारे पास मादनी वसाइल, हमारा भरा पड़ा है बलूचिस्तान, हमारा ये चिन्योट तक का इलाका, हमारे पास तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे इतनी वसाइल दे दिए हैं, सिर्फ हम उसे, सोना हमारे पास, चांदी हमारे पास, गंधक हमारे पास, फास्फोरस हमारे पास, हर चीज दुनिया की हमारे पास, लोहा हमारे पास, कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? सिर्फ हमने अपने छोटे छोटे कमीशन लेने के लिए ये सारी चीजें रख ली कि हमने बाहर से इंपोर्ट करना। आसान तरीका है ना, बजाय आप एक्सप्लोर करो, आप जमीन से इन सोना चीजों को निकालो। हमने क्या किया कि हमने हर चीज बाहर से खरीदनी है। ये है वो खतरनाक रवश जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम अब मार खा रहे हैं और हम मारे फिरते हैं। इन लोगों को लेके बैठे, ये तमाम इंडस्ट्री के बड़े लोगों को फेडरेशन से लें, चैम्बर से लें, इन लोगों को जो ये 6-7, एक बात आपको बताऊं, इस मुल्क में अभी मुफ्ता इस्माइल ने ये बात कही है, ये मेरी नहीं है, उसने कहा 570 लोग हैं, 570 लोग हैं जिनको आपका 90% ये जो कर्जाजात मिल जाते हैं 1%, और वो उससे इंडस्ट्री नहीं लगाते। इनसे पूछें जिसको आपने कर्जा दिया है। और मैंने स्टेट बैंक, मैं जब प्रेसिडेंट था तो स्टेट बैंक के गवर्नर आए, मैंने जी जिनको आपने कर्जा दिया इनसे पूछें कि यार इस डेट तक कट ऑफ डेट रखें कि कर्जा लेने से पहले जो हमने आपको 1%, 2% टर्फ स्कीम में दिया, इससे पहले आपकी इंडस्ट्री क्या थी, और कर्जा मिलने के बाद जो हमने इस मुल्क के लोगों का पेट काट के हमें मिलता है, जो ताजर है उसको 25% पे, 20% वो भी नहीं मिलता, ट्रस्ट ही नहीं करते हमारे ऊपर बैंक जो है छोटे ताजर पे, छोटी इंडस्ट्री को नहीं मिलता। ये इन बड़े 570 लोग 90% मुल्क का पैसा भी ले जाते हैं और उससे बनाते हैं फिर हाउसिंग कॉलोनियां। तो ये चीजें जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, ये लगाएं इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री लगाने से यहां सिर्फ एक बंदे को फायदा मिलता है। एक इंडस्ट्री लगने से, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, 20-20 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छा, उससे 20 हजार लोग जो डायरेक्ट उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट 30 हजार लोग वेंडर्स, मुख्तलिफ लोग और लोग ट्रांसपोर्टर, 50,000, एक मिल लगाने से 50,000 लोगों का रोजगार चल जाता है। तो एक तो हमें यही लोग निजात दिला सकते हैं। इन लोगों की मिन्नत करनी चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं। लेकिन एक चीज और है, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए आप लोगों को एक फ्री हैंड भी दे दें कि भी एक बार लगा लें, 10 साल 15 साल का इन्हें टैक्स हॉलीडे दे दें, और कुछ बनेगा, कुछ होगा, पैसा आप छोड़ दें, यहां से इनको टैक्स ना लें। ये जितना एक्सपोर्ट कर देंगे उससे ही हम खुशहाल हो जाएंगे, हमारी ये गुर्बत दूर हो जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इन महकमा जाती ये जो कुल्हाड़ी लेके इनके पीछे भागते हैं, इनसे भी इनकी जान छुड़ाएं। ये मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, इन लोगों में बहुत पोटेंशियल है। इन लोगों की सिर्फ हमने सिमत जो है वो सही मुतय्यन कर रही है कि हमने करना क्या, डायरेक्शन आप इनकी सही कर दें, इनको बैठा लें
मैं समझता हूं कि इन लोगों को बैठा के इन सबको टीवी पे आप चलाएं, ओपन इन सबको बैठाएं, इन लोगों के 6 लोग देखें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब लोग बैठे और इनसे कहें कि आओ मिलके हमने इस मुल्क को जो कुछ होना था पिछला छोड़ दें, इसके साथ हमने क्या किया। आओ बैठे, हम फैसला करें कि हमने 5 साल में, ये हमारी प्लानिंग है कि 5 साल में हमने ये चीजें पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रोटेक्शन शुरू करनी है। तो इंशाल्लाह ताला हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर दुनिया तरक्की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर लोग इनफरादी तरक्की कर सकते हैं तो मेरा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर सकता। हम सबको मिलकर सोचना, जिसके पास एक दुकान थी अगर उसकी दाने हुई हैं तो ये तरक्की नहीं हुई। अगर उसके पास एक घर था तो अगर 2 घर बन गए तो ये तरक्की नहीं हुई, ये तरक्की नहीं हुई। उसके पास साइकिल था, आज वो गाड़ी में फिरता तो तरक्की नहीं हुई। मेरा मुल्क क्यों गरीब है, क्योंकि हमने इस मुल्क अपनी जात से हम बाहर ही नहीं निकलते। हमने अपनी, तो सारे काम हो जाएंगे। हम सब मिल बैठे। अब मौका ये नहीं है, अब जिस तरह कि ये पोलराइजेशन जो है इससे हम बाहर निकलें, हम इस मुल्क के लिए इकट्ठे हों, तो इकट्ठे होकर सोचें तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब लोग तरक्की की तरफ इस मुल्क को जाता देखेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए हमेशा रास्ते में रुकावट बनी है, हमारी तरक्की रास्ते में रुकावट बनी है। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जा रही थी, बात कर रहे थे इंडस्ट्री के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज जो कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं। स्पेशली अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आई थिंक कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान वाज अ वेरी गुड लोकेशन और बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे एंड इंटरनेशनल स्टार्टअप्स आ रहे थे, जॉब्स क्रिएट हो रही थी, आपकी सैलरीज में आपको कम्पिटिटिवनेस नज़र आ रही थी और आपको एक बड़ा ही डिफरेंट इकोसिस्टम नज़र आ रहा था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी लोगों के लिए। लेकिन एक दफ़ा फिर हम ज़्यादातर सिचुएशंस में देख रहे हैं कि वो वापस रिट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऑलरेडी पाकिस्तान को इंटायरली छोड़ चुके हैं, कुछ ने अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको लिमिट कर लिया है, अपनी कंपनी के साइज़ को श्रिंक कर लिया है, इसमें ले ऑफ भी कई सारे हुए हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पर हम वापस से आगे बढ़ने की बजाय हम एक्चुअली वापस जा रहे हैं, हम पीछे को जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखें, इसमें फातिमा यह है कि ये इंटरनेशनल रिसेशन पीरियड फिर एक चल रहा है जी बिल्कुल, कोविड के बाद। ये अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हम पाकिस्तान को कहें या मुलायम करेंगे यहाँ ही ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखें, एक तो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसने एक इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया के ऊपर, और महंगाई का एक तूफान, और उसके बाद ये जो रिसेशन है, इक़्तिसाद बाज़ारी जिसे हम कहते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक है उनकी एक रिपोर्ट आई है कल ही, तो उन्होंने कहा है कि प्रेडिक्शन की है कि नेक्स्ट 2 ईयर जो है 2.7 जो है वो ग्रोथ रहेगी पूरी दुनिया की। अब इस ग्रोथ पे आप बिजनेस जो आपके कारोबार है वो नहीं चलेंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा तूफान है जो यूरोप में और अमेरिका में महंगाई का आया, तो उस इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ने से वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बड़ी मार्केट्स वो है, हमारे पास तो है ही वो। अच्छा, हमने एक और काम किया तो जो जिसे मैं समझता हूँ कि हम जिम्मेदार हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं ना जो स्टेक होल्डर हैं, कि इन्होंने नई मार्केट्स तलाश ही नहीं की, कि हमने एक लगी बंदी, हम ना एक लकीर के फकीर बने हुए हैं कि हमने ये काम करना है, या देखा देखी हमारे पाकिस्तान में कि एक काम किसी का चल गया तो 100 बंदा उस लाइन में लग जाता है, तो फिर वो धड़ाम से वो भी बिजनेस खराब। तो ये इंटरनेशनल रिसेशन पीरियड है और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। देखें, पूरी दुनिया में है। अब हमने यहाँ से निकलना कैसे, क्वेश्चन तो ये है ना कि हमने कैसे निकलना है। तो हम इसी तरह निकल सकते हैं, या जब हम अपनी कास्ट ऑफ डूइंग जो है उसको हम नीचे लेके जाएंगे और इस पे हम वर्किंग करेंगे कि हमने अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट किस तरह कर रहा है और हमने काबिल कबूल किस तरह अपने आप को बना। नंबर 1, हमें अपनी क्वालिटी पे तवज्जो दें पूरी, कि हमारी क्वालिटी जो है वो दुनिया से बहुत बेहतर हो। सेकंड, हमने अपने जो कास्ट है उसको, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हमने नीचे लेके जाना है। अभी हमारे पास तो फिर भी रॉ मटेरियल्स मसलन कॉटन है, टेक्सटाइल के अलावा हमारे पास कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितना बड़ा मुल्क हो,
उसके पास इतने वसाइल resources हों। हों। आप देखें छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, मसलन आप सिंगापुर देख लें, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है। भाई आप अच्छा आईटी में हमने सवाए क्लर्क पैदा करने के, सवाए मजदूर पैदा करने के हमने किया भी कुछ नहीं है। स्किल्ड लेबर नहीं है आपके पास काम करने के लिए। अभी ये बड़ी फैक्ट्रीज जो है शायद आपके नॉलेज में हो, ये अपना श्रीलंका और दूसरे थाईलैंड और ऐसे बैंकॉक वगैरह से लोग हैं यहाँ मुलाजम जो आपके हेड हैं, प्रोडक्शन मैनेजर और इस तरह के जो है ना एक्सपोर्ट मैनेजर पाकिस्तानी नहीं है। आपके पास वो स्किल्ड लेबर नहीं है। अब ये हमारे लिए लम्हाई फिक्रिया है कि हमारे पास हम बाहर भी जो भेजते हैं ना मिडल ईस्ट आगे पीछे सबसे लोअर काम करने वाले, लोअर स्टाफ, सफाई वाला भेज दिया, मजदूर भेज दिया। भाई हमने जो मसलन हमें चाहिए कि इस तरह का हम अगर ये मैन पावर जो है इससे भी बहुत सारे मुल्क चल रहे हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बूस्टअप नहीं देते, इसको तरक्की की तरफ नहीं लेके, अपग्रेड नहीं करते, आप नई इंडस्ट्री नहीं लगाते, तो आपके पास ये भी एक मैं समझता हूं कि मार्केट है कि आप कैप्चर कर सकते हो। उसमें भी आपके पास स्किल्ड आधार, अच्छा टैवटा नेवटक ये वो बने हुए हैं, आप इनका प्रोफाइल चेक करें और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप चेक करें कि इन्होंने इतने सालों में कितनी स्किल्ड लेबर पैदा की है और क्या फायदा मिला है। कितने लोग हैं जो अपने उस फील्ड में मास्टर हुए हैं, आपको नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छा आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा, अच्छा मैसन नहीं मिलेगा, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलेगा, अच्छा पेंट करने वाला नहीं मिलेगा। ये किसका कसूर है? हमारे इदारों का, हमारे लोगों का कसूर है। आप इन अदारों को चेकआउट करें, आप देखें, इन पे नजर रखें, इनकी परफॉर्मेंस चेक करें, तो फिर मैं समझता हूं कि मैं फिर कहता हूं कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वतन परस्ती नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, मेरी जात से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इसी तरह के मसाइल में हम गिरे रहेंगे। हम सबको कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए और कलेक्टिवली हमने सब ने मेहनत करनी है। तो फिर इस देखें हमारे बड़ों ने हमें पाकिस्तान लेके दिया और वो उनकी उम्रें देखें, वो पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद 3 साल बाद सारे लोग चले गए। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो फ्यूचर है हमारा, हम अपने बच्चों को किस तरह का पाकिस्तान देके जा रहे हैं। क्या जो उन्होंने पाकिस्तान हमें दिया था, क्या हमने उससे बेहतर किया? नहीं किया। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो जहां पे छोटा स्टेक होल्डर है या बड़ा स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तानी तो है ना, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम जिम्मेदारियां निभाएंगे, हम अपना मलबा भी दूसरे पे ना डालें। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों, जो मेरी डोमेन है उसके अंदर रह के तो मैं काम करूं और मैं सोचूं कि मैंने, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बंदा अपनी जात का नहीं सोचता वो दूसरे का भी नहीं सोचता। आप अपना सोचें, आप अपना बेहतर करें अपने आप को। आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप होना चाहिए, आपकी एजुकेशन आप पहुंचे, आपके बच्चे बेहतर होने चाहिए, आपका घर बेहतर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपका मुल्क जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि मैंने अपने वतन के लिए क्या किया, मैं अपने वतन के लिए मुझे जो जिम्मेदारी मिली, क्या वो मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियां बेहतर करेंगे, और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमसे अपर लेवल पे इख्तियारात जिनके पास हैं, वो शहर के इख्तियारात हों, वो इस सूबे के इख्तियारात हों या वो मरकजी हुकूमत के इख्तियारात हों, जिसके पास इख्तियार है वो उस इख्तियार को अपनी जात, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए नहीं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो सोचना शुरू कर दे। यकीन माने कि ये मुल्क ये सालों में नहीं, ये महीनों में तरक्की की तरफ चला जाएगा। हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं है, हमारी डायरेक्शन अपनी जात से बाहर निकलती नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द में देखें, इस वतन की बदौलत लोगों ने बहुत तरक्की की है। अगर तरक्की नहीं की है तो वो मेरे मुल्क ने नहीं की है, इसलिए कि मुल्क को ओनरशिप कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जात के लिए, अपने 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 बेहतरी के लिए हम सब सोचते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को इस मुल्क के लिए सोचने की, इस मुल्क के लिए कुछ करने की, इस मुल्क को आगे लेके चलने की तौफीक दे। लेकिन तब होगा जब लोग समझेंगे,
अच्छा, मैं ना इसमें एक एग्जांपल कोट करता हूं। गर्मियों का हमारे पास मौसम हो, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं जरूर सुनना चाहती थी बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, ऑफ कोर्स कि दिल नहीं करता कि खत्म करें, एंड उम्मीद यही होगी पता ही नहीं कि- चला एक घंटा ऐसे ही खत्म हो बिल्कुल। गया। एंड सही में आई रियली होप कि आगे चलते हुए हम अपने मुल्क की तरफ जो हमारा फर्ज है उसको पूरा कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।